डियर स्टूडेंट्स, पॉलिटी के इस क्लास में जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट्स डिस्कस कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कल के क्लास में हम लोगों ने राइट टू फ्रीडम में सिर्फ एक ही फ्रीडम का अध्ययन किया था, जबकि इसमें कुल 4 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 4 टाइप ऑफ फ्रीडम यहाँ के लोगों को मिला हुआ है जो भारत में रह रहे हैं। आज का जो क्लास है वो दूसरे तरह का स्वतंत्रता या सेकंड टाइप ऑफ फ्रीडम जो हमें मिला है उसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। और वो फ्रीडम जो दूसरे तरह का है वो इसके लिए जो आर्टिकल है वो 20। कल हम लोग 19th आर्टिकल का अध्ययन किए थे, आज 20वां आर्टिकल का अध्ययन करने जा रहे हैं। और ये आर्टिकल रिलेटेड है, कंसर्न है दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, यानी कन्विक्शंस जो होता है किसी भी ऑफेंस के मामले में। ऑफेंस का अर्थात अपराध, कोई भी अपराध होता है तो उसमें दोष सिद्धि के संबंध में जो कन्विक्शंस है उसके संबंध में हम लोगों को संरक्षण प्राप्त है। सबसे पहले उस शब्द को समझते हैं, क्योंकि सारे आर्टिकल में सबसे कंफ्यूज करने वाला जो आर्टिकल है वो यही है। इसमें 2 शब्दों को आपको ध्यान देना है। एक शब्द है जिसे हम लोग लिख रहे हैं दोष सिद्धि, इसका इंग्लिश कन्विक्शंस है, और दूसरा शब्द है अपराध, जिसका इंग्लिश जो है ऑफेंस है। क्लियर? कोई भी अपराध कोई व्यक्ति करता है तो करने के बाद वो अपराध कब बनता है? अपराध जैसे ही होता है क्या वैसे ही अपराध बन जाता है वो, या फिर कुछ समयों के बाद वो अपराध बनता है? क्यों? हमने आपका मर्डर कर दिया तो मर्डर करना तो अपराध है। जस्ट ए मिनट, तो मर्डर करना तो अब अच्छी बात तो नहीं है, किसी को मार देना ये तो अपराध है। तो ये अपराध उसी समय कहलाना चाहिए। साहब बोल रहे हैं कि नहीं, बाद में कहेंगे हम। तो ये बीच में जगह क्यों दे रहे हैं, समय क्यों दे रहे हैं कहने के लिए? इस सवाल का जवाब दीजिए। हाँ, अपराध जो हुआ वो वास्तव में अपराध था कि नहीं? जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपने किसी का मर्डर किया तो आपको एक अधिकार आत्मरक्षा का भी है, सेल्फ डिफेंस का भी है, आर्टिकल 21 के तहत। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पहले उसने आपको मारा और आत्मरक्षा में जो आपने आक्रमण किया उससे वो मर गया। तो हत्या के परिवेश की जांच करना काफी जरूरी है। इसीलिए ऑफेंस जब होता है, अपराध जब होता है तो उसके फौरन ही बाद हम उसको अपराधी नहीं कहते, बल्कि उसके परिवेश का, उसके सरकमस्टांसेस की जांच होती है और तब ये कहा जाता है कि हाँ इसने अपराध किया। ये तो पहली बात हुई। दूसरी बात, इस चीज की जांच करनी बाकी रहती है अपराध होने के बाद कि इसने प्रचलित नियमों का उल्लंघन किया है कि नहीं। जो घटना घटित हुआ, जो इवेंट्स हुआ, वो इवेंट्स क्या वर्तमान समय में घटित होने वाले, वर्तमान समय में प्रीवेल लॉ के खिलाफ है कि नहीं। अगर वर्तमान समय में प्रीवेल लॉ के खिलाफ है तभी जो है उसको अपराध कहा जा सकता है। तो ये 2 बातों की जांच के लिए हम कोई भी घटना घटती है तो घटित करने वाले व्यक्ति को अपराधी नहीं कहते हैं, बल्कि इन 2 चीज़ों की जब जांच हो जाती है और पाया जाता है कि हाँ ये दोषी है, तभी उसकी जांच करते हैं, तभी उसे अपराधी कहते हैं। और इसके लिए बजाते तौर पे न्यायालय है। ये कोई कार्यपालिका इस बात की जांच नहीं करेगा, न्यायालय इस बात की जांच करेगा। और न्यायालय जो निर्णय देगा, जो प्रचलित नियमों के अनुरूप निर्णय देगा। लेकिन उसे परिवेश की जांच अगर करनी है, सरकमस्टांसेस की जांच करनी है,
तब वो कार्यपालिका से जांच का आदेश देगा कि आप इस कंटेक्स्ट में जांच करके बताइए कि जो ये घटना घटी है उसमें जो प्रूफ है, जो सबूत है, वो सबूत घटना घटित करने वाले व्यक्ति का है कि नहीं। तो कोर्ट के आदेश देने के बाद साक्ष्यों की जांच कार्यपालिका कर सकता है, एग्जीक्यूटिव कर सकता है। चूंकि कोर्ट के पास कोई जांच की मशीनरी नहीं है, जांच की मशीनरी जो भी है वो एग्जीक्यूटिव के पास है, कार्यपालिका के पास है। इसलिए निर्णय देता है कोर्ट न्याय के आधार पर और जांच करवाता है वो कार्यपालिका से तथ्यों की वैज्ञानिकता के आधार पर। तो इस एक्ट में, इस आर्टिकल में प्रारंभ में आपके समक्ष ये दो बातें स्पष्ट होना काफी ही जरूरी था। अब आते हैं टॉपिक पे कि आर्टिकल जो 20 कह रहा है वो क्या कह रहा है। आप इस सेंटेंस को इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखा है, पढ़ के हमें ये बताइए कि ये अपराधी के फेवर में है या जो व्यक्ति पर अपराध हुआ उसके फेवर में। नहीं, ठीक से पढ़िए, बोलिए ना, बोलते काहे नहीं, गूंगा बहरा मत बनिए क्लास में। जो ये सेंटेंस जो अपराध किया है उसको प्रोटेक्शंस दे रहा है। तो आपके संविधान में अपराधी को प्रोटेक्शंस देने का जो प्रोविजंस है, आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? बोलिए, सोच के बोलिए। या तो आप बोल दीजिए कि चीज गलत है, हमारे संविधान में गलत चीज घुसा हुआ है, और अगर आप सही मान रहे हैं तो तर्क देना होगा। थोड़ा सा रुकिए, मेरा प्रश्न तो ले लीजिए, इतना जल्दीबाजी की क्या जरूरत है। हमें जो कहा गया है कि आपको बच्चों की तरह पढ़ाया जाए। किसकी तरह? हाँ, एक एक बात समझा करके बहुत अच्छे से, तो इसी से कर रहे हैं। अब लेट हो रहा है तो उसमें हम क्या करें? ऑर्डर करवा दीजिए कि जल्दी खत्म कर दीजिए, तो जल्दी खत्म कर देते हैं। तो हर तरीके से पढ़ने का तरीका है, तो आपको सारी बात समझ में आए, एक एक चीज समझ में आए, इसके लिए आपको भी हम अपने क्लास में शामिल कर रहे हैं, यानी अपने डिस्कशंस में शामिल कर। सिर्फ लेक्चर्स नहीं दे रहे हैं, बल्कि आपसे भी उम्मीद कर रहे हैं कि आप भी बोलने के लायक हों। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस आपने कह दिया कि अपराधी के पक्ष में है। आर्टिकल 20 किसके पक्ष में है? अपराधी के पक्ष में। जिस पर अपराध हुआ उसके पक्ष में नहीं है। तो अगर ऐसा है तो इसको आप कैसे सही कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि जस्टिसेबल है, न्यायोचित है? ये ना असल प्रश्न है। भाई, हम आपको मार दिए और ऊपर से हम ही को समर्थन कर रहे हैं, तो ये बात सही नहीं ना है। इन्हें तो समर्थन आपको करना चाहिए। संविधान का ये अनुच्छेद क्या कर रहा है? जिसने अपराध किया उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। कितनी खूबसूरत बात है। आप नहीं समझ रहे इस बात, समझ रहे हैं ना? तो मेरा सवाल ये है कि आखिर संविधान क्यों कर रहा है ऐसा? एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट। इसलिए डरिए नहीं, बोला कीजिए। जो जूरिस्प्रूडेंस कहलाता है, न्याय शास्त्र, न्याय शास्त्र का इंग्लिश क्या होता है? जूरिस्प्रूडेंस। तो जूरिस्प्रूडेंस न्याय शास्त्र का भी एक मोरालिटी है, एक नैतिकता है। क्या है? जैसे आप इंसान हैं, तो आप इंसान हैं तो आपको इंसान क्यों कहा जाता है? जानवर क्यों नहीं कहा जा सकता है? इसलिए कि जानवरों के पास मोरालिटी नहीं है। आप उससे भिन्न यही है कि आपके पास मोरालिटी है। आप कोई भी काम करते हैं तो नैतिकता का ख्याल करते हैं, मोरालिटी का ख्याल करते हैं। तो उसी तरीके से कानून का भी, जूरिस्प्रूडेंस का भी, न्याय शास्त्र का भी एक नैतिकता है। और नैतिकता क्या है? कि 1000 गुनाहगार छूट जाएं, 1000 गुनाहगार छूट जाएं, लेकिन एक बेकसूर को सजा नहीं होनी चाहिए। अगर एक बेकसूर की सजा हो गई तो न्याय की हत्या हो जाता है। जिसके साथ अन्याय हुआ है उसके पक्ष में तो कोर्ट खड़ी है, उसको तो सजा देगी। बहुत सारी धाराएं हैं,
लेकिन जिस पर कन्विक्शंस है, जिस पर दोष है, वो दोष सही है कि नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए। जो दोषी है वो वास्तव में दोषी है, इसकी जांच के लिए ये प्रोटेक्शन दिया गया है कि आप उस समय तक किसी को दोषी नहीं करार दे सकते हैं जब तक उचित प्रक्रिया के माध्यम से, विधि संगत, अकॉर्डिंग टू लॉ, उसको दोषी करार नहीं दे दिया जाए। और यदि आप उस दोषी व्यक्ति को, उस कन्विक्टेड व्यक्ति को कुछ संरक्षण नहीं देते हैं, कुछ प्रोटेक्शन नहीं देते हैं, तो उसको अपना पक्ष रखने का फिर अधिकार नहीं मिलेगा। और जब वो अपना पक्ष नहीं रखेगा तो वास्तविक न्याय नहीं हो पाएगा। जैसे एग्जाम्पल आपको दे, रोड पे दो व्यक्तियों के बीच झगड़ा हुआ, एक व्यक्ति का सर फट गया और दूसरा व्यक्ति को कुछ नहीं हुआ। प्रत्यक्ष रूप से देखने पर यह लग रहा है कि जिसका सर फटा वो दोषी नहीं है और जिसका सर नहीं फटा वो दोषी है। अब ऐसे में आप न्याय फौरन करने लगे कि जिसका सर नहीं फटा उसको मारने लगे और उसको मार दिया आपने। मारने के बाद पता आपको ये चला, जब वो उसका अंतिम संस्कार हो गया तब बात खुली इस बात की कि साहब वास्तविक बात ये था कि जिस आदमी को हम लोगों ने मारा है उस आदमी पर पहला हाथ जिसका सर फटा था उसने चलाया था और उसको बहुत फैंट से मारा। और प्रोटेक्शंस में वो जब उसको धक्का दिया, क्योंकि उसको भी सेल्फ डिफेंस का अधिकार था, तो वो गिरने से एक पत्थर पर लगकर उसका सर फटा था। अब सरकमस्टांसेस ये था, तो ऐसे सरकमस्टांसेस में जिसको आपने सजा दे दी मौत की, तो उसके साथ तो आपने अन्याय किया। उसका सर तो सेल्फ डिफेंस के आधार पर फटा था, तो इसकी जांच होनी चाहिए थी, इसका पता लगाया जाना चाहिए था, तभी कोई फैसला किया जाना चाहिए। तो इस न्याय को जीवित रखने के लिए आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट किसको कर रहा है? कन्विक्टेड व्यक्ति के अपराध को, कि अगर उसको समय नहीं दिया जाएगा अपने कन्विक्शन से निकलने का, तो फिर हो सकता है कि न्याय की हत्या हो जाए। तो ऐसे परिवेश में जो ये आर्टिकल कह रहा है कि न्यायालय, या कह लीजिए कि यह अनुच्छेद, यहां पर हम ब्रैकेट में लिख देते हैं संविधान, अपराधी को जिसने ऑफेंस किया है अपराधी को तीन प्रकार से संरक्षण देता है। तीन प्रकार से संरक्षण देता है। पहला तो यह है कि प्रचलित विधि का उल्लंघन और निर्धारित दंड।
पहला प्रोटेक्शन जो अपराधी को दिया जा रहा है वो इस बात का कि उसने जो अपराध किया है उसमें यह देखा जाएगा कि उसने प्रचलित नियमों का उल्लंघन किया है कि नहीं। अगर प्रचलित नियमों का उसने उल्लंघन किया है तभी उसे दंड दिया जाएगा, अन्यथा नहीं। और दूसरा ये कि जिस समय उसने अपराध किया है वो अपराध के लिए जितना दंड उस अधिनियम में है उतना ही दंड उसको मिलेगा, उससे अधिक नहीं मिलेगा। इसमें एक नियम है कि ऐसी परिस्थिति में पूर्व प्रचलित कानूनों या भविष्य में बनने वाले कानूनों के आधार पर उसको दंडित नहीं किया जा सकता है। जैसे एक उदाहरण आपको दे तो आप समझिएगा इस बात को कि एक थप्पड़ मारने के लिए 100 रुपये का मान लीजिए वर्तमान समय में दंड है आईपीसी के तहत, और पहले जब देश आजाद नहीं हुआ था तो उस समय एक थप्पड़ मारने के लिए कोई दंड नहीं था। तो जिसने एक थप्पड़ अभी मारा है तो वो अभी का जो प्रचलित दंड है 100 रुपया वो उसको भरना पड़ेगा। वो इसकी डिमांड नहीं कर सकता है कि हमको तो जानकारी था पहले वाला, हम पढ़े हुए थे तो उस लॉ में तो एक थप्पड़ मारना अपराध था नहीं, तो इसलिए हमें मुक्त कर दिया जाए। तो वहां पर ये नहीं चलेगा। बात क्लियर हो गई। दूसरी बात कि अपराध हमने अभी किया है और एक थप्पड़ मारने का उसमें 100 रुपया दंड है, लेकिन केस चलने के बाद दौरान में सरकार ने इस अपराध के दंड को बढ़ा दिया है कि 100 रुपया भी और 1 दिन का कैद भी। तो ये भी उस अपराधी पे लागू नहीं होगा। अर्थात अपराध में कोई भूतलक्षी और भविष्यलक्षी प्रभाव नहीं पड़ेगा। भूतलक्षी का मतलब कि जो पास्ट में प्रचलित था, और भविष्यलक्षी का मतलब जो फ्यूचर में प्रचलित होगा। समझ गए आप लोग? एक बात हुई। दूसरी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज जिसका हमें उम्मीद है कि आप अच्छे से समझ लेंगे, जो दूसरी बात समझाने जा रहे हैं वो ये कि ये सुविधा सिर्फ क्रिमिनल लॉ के लिए है। सिविल लॉ में ये कानून लागू नहीं होगा। गौर से समझिए बात को। अगर आप कोई क्राइम करते हैं तो उस क्राइम में ये प्रोटेक्शंस है कि प्रचलित कानूनों के तहत ही आपको अपराधी स्वीकार या अस्वीकार किया जाएगा, या जितना दंड है उसको दिया जाएगा। अगर सिविल का मामला हो, इनकम टैक्स का मामला हो, जमीन का मामला हो, तो पूर्व में प्रचलित कानूनों का भी सहारा लिया जाता है। और ऐसा इसलिए कि दीवानी मामले में गहराई बहुत अंदर तक जाती है, और उस समय कैसा कानून प्रचलित था ये देखना जरूरी हो जाता है। अगर नहीं देखा जाएगा तो फिर न्याय नहीं होगा। फिर दूसरी बात कि अगर शत्रु देश का कोई अपराधी या व्यक्ति पकड़ा गया या विदेशी विनिमय कानून फॉरेन एक्सचेंज लॉ के तहत कोई दोषी है तो उसको यह सुविधा नहीं मिलेगी, उसका भूतलक्षी कानून को भी देखा जाएगा। क्लियर? तो ये पहला प्रोटेक्शन है अपराध के कंटेक्स्ट में। संक्षेप में इन शॉर्ट कि जो प्रिवेल लॉ में जो प्रोविजंस है उस प्रोविजंस के तहत ही वो अपराध माना जाएगा, और जितना पनिशमेंट है, जितना दंड है, उतना ही उसको दिया जाएगा, ना उससे अधिक ना उससे कम। दूसरा प्रोटेक्शन उसको जो मिला हुआ है वो इस बात का
कि निर्णय के पहले उसे अपराधी नहीं कहा जाएगा। अभी आपको बताए थे शुरू में कि कोई भी अपराध हुई तो फौरन आप उसको अपराधी क्यों नहीं कह सकते हैं। तो ये से धारा में प्रोविजन है कि जब तक जस्टिस नहीं आ जाता है, जब तक कन्विक्शंस प्रूफ नहीं हो जाता है, तब तक जो है आप उसको अपराधी नहीं कह सकते। आप उसको ट्रायल वाला आदमी कह सकते हैं, अभियुक्त कह सकते हैं, लेकिन उसको दोषी करार नहीं दिया जा सकता है। और तीसरा जो उसको प्रोटेक्शंस है कि साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं आप कर सकते हैं। जो अपराध किया है जिस व्यक्ति ने, उसको तीसरा प्रोटेक्शन ये है कि उसको आप नहीं कह सकते हैं कि तुम कबूल करो कि हमने अपराध किया है। और ये स्वीकारोक्ति, ये एक्सेप्टेंस दोनों तरीके से वो प्रोटेक्ट है, एक शाब्दिक अर्थ से और दूसरा भौतिक अर्थ से। यानी आप उसको शब्द के माध्यम से भी एक्सेप्ट नहीं करवा सकते हैं कि हमने अपराध किया है, और न ही आप उससे कोई फिजिकल एविडेंस मांग सकते हैं उस अपराध के लिए। ये पुलिस का काम है कि वो उसको अपराधी घोषित करे। यही वजह है कि थाने में अपराध स्वीकारोक्ति कोर्ट में फौरन खत्म हो जाता है, कोर्ट उसको मानती ही नहीं। आईओ अगर अपने रिपोर्ट में कहता है कि अपराधी ने थाने में स्वीकार किया है कि हमने अपराध किया है, तो कोर्ट बोलती है कि उसको तो आर्टिकल 20 के तहत प्रोटेक्शंस है। आपने मारपीट करके या डर भय दिखा करके या और कोई लालच दे करके आपने उससे अपराध स्वीकार करवा लिया, तो ऐसी स्थिति में भी न्याय की हत्या हो जाएगी। कैसे? उदाहरण के लिए बताए थे आपको कि एक बेटे ने हत्या की, अब बेटा बाप के लिए बहुत प्रिय होता है। एक बाप अपने बेटे के लिए हर कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार होता है। तो बाप ये सोच सकता है कि अगर इस पर प्रूफ हो गया तो इसको तो फांसी लग जाएगी, मेरा बेटा मर जाएगा, इस दुनिया से चला जाएगा, तो ये क्यों न इसके अपराध को हम ही एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा बाप थाने में जाकर के अगर मैनेज कर लेता है कि इस मर्डर केस को हम पर ट्रांसफर कर दीजिए, और बाप को फांसी पर चढ़ा दिया जाता है उसके बयान के आधार पर, तो यहां पर न्याय हुआ या अन्याय हुआ? दोषी तो उसका बाप नहीं था, दोषी तो बेटा था। तो इस कारण से ये थर्ड प्रोविजन किया गया है कि जो कल्प्रिट्स है वो सबूत नहीं देगा कि हम अपराध किए हैं, बल्कि ये पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है कि वो साबित करे कि अपराध इसने किया है। इसीलिए थाने में एक्सेप्टेंस वाला लेटर जो कोर्ट में होता है वो धाराशायी हो जाता है। तो ये एक्सप्लेनेशंस बहुत खुश होने की बात नहीं, क्योंकि पुलिस को भी और कोर्ट को भी कुछ अधिकार एविडेंस के मामले में है, और वो क्या है वो जान लीजिए कि इस अधिकार का अपवाद है, एक्सेप्शंस है। अपवाद या एक्सेप्शंस क्या है? तो पहला कि उसके खून का सैंपल ले सकता है, उसके बाल का सैंपल ले सकता है। किस बात की जांच के लिए? तो फोरेंसिक जांच के लिए, कि वहां पर जो खून के धब्बे मिले हैं वो धब्बा इस व्यक्ति का है कि नहीं, वहां पे जो बाल मिले हैं, नाखून मिले हैं, वो इस व्यक्ति का है कि नहीं। जिस गिलास पे पंजे का निशान है
तो पानी इस व्यक्ति ने अपने हाथ से पिया है कि नहीं। तो ये सब लेने के लिए अगर पुलिस उस व्यक्ति से जिस पे इल्जाम लगा है अगर सबूत इकट्ठा करती है तो आर्टिकल 20 के ये तीसरे प्रावधान में ये सारी चीजें जो मैंने भी आपको बताई वो एक्सेप्शंस है, अपवाद है, वो अधिकार पुलिस को है। यहां हमने पढ़ाया कि उसको साक्ष्य देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन कैसा साक्ष्य? एक्सेप्टेंस वाला साक्ष्य, कबूल करो कि हमने अपराध किया है, इससे प्रोटेक्शन है। लाओ कपड़ा जो पहने हुए थे कहां छुपा करके रखे हुए हो, इससे प्रोटेक्शन है। लेकिन उसके शरीर के, जस्ट मिनट लेंगे सवाल आपसे, उसके शरीर का जो भाग है वो भाग अपराध में यदि प्रयुक्त हुआ है तो इसके जांच का अधिकार एक्सेप्शंस के रूप में पुलिस के पास प्राप्त है। अब आप समझ गए? अब सवाल कीजिए। सर, जो पुलिस किसी के घर में तलाशी लेने जाती है, उसके लिए भी कोर्ट का ऑर्डर लगता है? हाँ बिल्कुल, अगर ऐसे जाती है तो गलत करती है बिना वारंट? जी। कोई बड़े आदमी के यहाँ, हमने गया में देखा है इस चीज को कि एक बड़ा आदमी था, उसको गिरफ्तार करना था, पुलिस पूरी रात भर उसके घर को घेरे हुए पड़ी रही, उसके घर में इन नहीं की। क्यों? क्योंकि पुलिस ने कोर्ट से घर में एंट्री का परमिशन नहीं लिया था। तो अगर वो इन कर जाती तो वहां पर चूंकि वो बड़ा व्यक्ति था तो पुलिस को ही फंसा देता और वो दूसरे के छत पर चढ़ करके वो निकलने में सफल हुआ। लेकिन यही कोई व्यक्ति साधारण होता है जिससे ये पुलिस को उम्मीद होती है कि ये कुछ नहीं मेरा कर पाएगा, तो उसको उसका कहीं भी रहता है पुलिस घुस जाती है, पकड़ लेती है, उसके बेडरूम से लेके चली जाती है। ये आर्टिकल 21 का प्राइवेसी के नियम का उल्लंघन है। आप किसी के बेडरूम में नहीं घुस सकते विदाउट उसके परमिशन के। घर का अगर चेकअप करना, जांच करना है तो कोर्ट से ऑर्डर लीजिए, और उसके बहुत सारे नियम है। अब तो कोर्ट ऑर्डर देती है कि सीसीटीवी वीडियोग्राफी के साथ आप घर की जांच कर सकते हैं। वो किस लिए कि पुलिस ही कोई चीज रख देती है ऑब्जेक्शनेबल, अब बोलती है कि घर से बरामद हुआ है, उसके लिए उस आदमी का जिसका जांच हो रहा है उसका भी वहां पर उपस्थित होना जरूरी है। और इसके साथ साथ जो सीजर लिस्ट मिलता है कि क्या क्या बरामद हुआ, उसमें दोनों के हस्ताक्षर होने जरूरी है, पुलिस के भी और जिसके यहाँ हुआ है, तब वो न्यायालय में माने। तो कानून तो बहुत सारे प्रोटेक्शन देती है, लेकिन व्यवहारिक धरातल पे जो है वो सभी लागू होता है, ऐसी बात नहीं है। तो वो एक अलग बात है। हम लोग को व्यवहारवाद नहीं पढ़ना है, हम लोग को जो राइट्स है उसको देखना है ताकि हम इस राइट्स का इस्तेमाल करें। राइट्स के इस्तेमाल नहीं करने से भी राइट्स का हनन होता है, डिसओबे होता है। अगर इंडिपेंडेंट आपके कंट्री में नहीं पाया जा रहा है तो इसमें सरकारी दोषी नहीं है, आप उस स्वतंत्रता का, आप उस इंडिपेंडेंसी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसीलिए जो है वो पाया नहीं जा रहा है। आपको जो राइट्स मिला हुआ है, अगर आप सोच लीजिए कि हमें उसको इस्तेमाल करना है तो फिर आपका राइट्स को कोई नहीं छीन सकता है। क्लियर? तो ये साहब था आर्टिकल 20। अब इसको लिखिए, हम आगे बढ़ते हैं। हो गया? मिटाऊं? तो दूसरा जो है, दूसरा नहीं, अब तीसरा हो जाएगा। तो तीसरा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। इसका इंग्लिश लिखते हैं, लेकिन जो हिंदी स्टूडेंट हैं उनसे हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर प्राण का मतलब लाइफ है, वो तो बता, लेकिन दैहिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? क्या चीज?
रोजमर्रा का स्वतंत्रता, दैहिक स्वतंत्रता का ये अर्थ बता रहे हैं। और कोई बोलेंगे? दैहिक का मतलब पर्सनल। और कुछ बोलेंगे कोई? शरीर की स्वतंत्रता। बस यही हम सुनना चाह रहे थे और हमको बहुत अच्छा लगा कि मेरे मन मुताबिक बात किसी ने कही। बड़ा खुश होते होंगे आप, हमारे इस तरह से बोलने से बड़े प्रसन्न हुए होंगे। हैं? ये गलत थॉट है। आपका टीचर भी बहुत दिनों तक यही समझता रहा, इसीलिए इतना उधेड़ बुन कर करके हमने इसको आपके समक्ष रखा। इन्होंने जो कहा दैहिक का इंग्लिश पर्सनल, वो सही है। यहां पर दैहिक का अर्थ देह नहीं है। वो आप ना कीजिए, मेरे रक्से कमर तेरी तिरछी नजर से मिलाई तो मजा आ गया। यहां रश के कमर का मतलब लड़की का कमर नहीं है। रश के कमर का अर्थ है यहां चांद की गति, मूवमेंट ऑफ द मून। ठीक है? जो मून बादलों में छुप जाता है तो उसकी सुंदरता का बखान किया है कि हमारी माशूका भी बराबर दिखाई नहीं पड़ती है। उसका चेहरा देखने के लिए हम दिन दिन भर रोड पे धूप में खड़े रहते हैं कि कब वो अपने चिलमन से एक नजर दिखला दे। तो चांद भी कुछ इसी तरीके से हम लोगों के साथ व्यवहार कर रहा है। तो एक रश कर रहा है, एक डांस कर रहा है चांद। तो यहां पर दैहिक का अर्थ देह नहीं है, बदन नहीं है। शब्दों को नहीं समझने से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। बात समझा कीजिए। इन्होंने साहब ने जो कहा दैहिक का अर्थ पर्सनल होता है, ये सही है। तो लिख दूं मैं? तो राइट टू प्राण का हो गया लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये सही इसका अर्थ है। बात समझ में आई? यानी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का भी खत्म नहीं हुआ। अभी देखिए कोर्ट का इसमें बहुत झमेला हुआ है और तब जाकर करके प्राण का अर्थ स्पष्ट हुआ है। और इसको अगर समय दे कर करके हम नहीं समझाएं आपके, तो आपके साथ बहुत अन्याय होगा। आपको पता है कि जब इमरजेंसी लगता है, आपातकाल लगता है, प्लीज इधर देखिए, जब अभी आप 9th 10th में नहीं है, कंपटीशन का क्लास करने के लिए आई, इसलिए मेरी तरफ देखिए, ठीक है? तो इमरजेंसी लगता है, माने आर्टिकल 352 के तहत आपातकाल लगता है, तो आपकी सारी स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती है। सेवा 2 के आपकी सारी स्वतंत्रताएं राष्ट्रपति के आदेश से छीनी जा सकती है, लेकिन 2 को राष्ट्रपति भी नहीं छीन सकता है। और उन 2 में 2 कौन है? एक जो पढ़ चुके हैं अभी, यानी आर्टिकल 20, और दूसरा ये है। ये एक ऐसा राइट्स है जो नेचुरल राइट्स है, प्राकृतिक अधिकार है। भाई जो चीज जिसने दिया है तभी ना वो लेने का हकदार होगा। राज्य ने हमें प्राण नहीं दिया है, इसलिए राज्य को प्राण के संरक्षण के अधिकार को छीनने का अधिकार ही नहीं है। इसलिए फंडामेंटल राइट का दोष सिद्धि का अधिकार और प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार को लेने का अधिकार स्टेट को नहीं है। हाँ, ले सकता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत। यानी अब समाज के लिए एकदम गैर जरूरी हो गए हैं। आपके रहने से समाज समाप्त हो जाएगा, ये ब्रह्मांड भी समाप्त हो सकता है। आप ऐसा ऐसा काम कर देंगे तो फिर विधि बना करके आपके जीवन को समाप्त किया जा सकता है, ताकि इस संसार का जीवन बचा रहे। तो ये अलग बात हुआ। लेकिन आप नॉर्मल मैन हैं, सही हैं, तो आपको आपके जीवन को समाप्त करने का अधिकार
राज्य को नहीं है, स्टेट्स को नहीं है, क्योंकि ये नेचुरल राइट्स है। तो इतना महत्वपूर्ण राइट्स आप पढ़ने जा रहे हैं और इसमें दो शब्द है, एक प्राण यानी लाइफ और दूसरा पर्सनल लिबर्टी। कभी सोचा है कि ये दोनों को एक साथ क्यों रखा गया है? क्योंकि जीवन सिर्फ सांस लेने का नाम नहीं है। आप जीवित हैं, इसका प्रमाण सिर्फ ये नहीं है कि आप सांस ले रहे हैं। आप जीवित हैं, इसका प्रमाण सांस लेने के साथ साथ ये भी होना चाहिए कि आप डिग्निटी के साथ, सम्मान के साथ जी रहे हैं। यानी डिग्निटी प्लस ब्रेथ इज इक्वल टू लाइफ। कितनी खूबसूरत बात। आप अभी तक समझते आ रहे थे कि ब्रेथ इज इक्वल टू लाइफ। कॉन्स्टिट्यूशन आपको बोल रहा है नो, ब्रेथ प्लस डिग्निटी इज इक्वल टू लाइफ। बहुत सिंपली से समझ गए जीवन का अर्थ। इस जीवन का अर्थ नहीं समझने की वजह से बहुत सारे लोग जिनके विरुद्ध एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है वो समझ ही नहीं पाते कि एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। कितनी खूबसूरत बात। एक पति अपने पत्नी का घोर एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है, लेकिन पत्नी अपने पति को देवता समझ करके उसके एक्सप्लॉयटेशन को बर्दाश्त करते चली आ रही। बात को समझिए। तो उसका अधिकार तो साहब हनन हो रहा है। जो समानता का अधिकार संविधान ने 14 के तहत दिया है कि लिंग के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा, तो अगर 21 में ये प्रोटेक्शन, ये डिफिनेशंस लाइफ का नहीं दिया जाता डिग्निटी का, तो फिर आर्टिकल 14 का उल्लंघन हो रहा होता कि नहीं? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल बहुत समझने की चीज है। लॉ को अगर आप समझ के पढ़ते हैं तो आप आधा वकील पॉलिटी पढ़ने में बन जाइएगा, और कम से कम अपने जीवन को तो एक सम्मानजनक तरीके से आप गुजार सकते हैं। अगर यहां इतने सारे लोग बैठे हुए हैं तो ना कोई एक्सप्लॉयटर बनेगा और ना कोई एक्सप्लॉयटी होगा, क्योंकि शोषण करने वाले को भी शर्म आएगी और जो शोषित हो रहा है उसको भी अपने गलती का एहसास होगा। कितनी महत्वपूर्ण और सुंदर स्क्वायर बात। अब आइए हम आर्टिकल पे आते हैं कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। सिंपल सी बात क्या है कि जो शुरू में बताया गया कि हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो जीवित रहे। एक सरलीकृत सिंप्लीफिकेशन एक्सप्लेनेशन अगर चाहिए तो इस तरीके से कर सकते हैं कि हर व्यक्ति को चाहिए, अधिकार है ये नेचुरली कि वो जीवित रह सके, और उसको विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत ही जीवन के इस अधिकार को छीना जा सकता है, अन्यथा नहीं। ये कौन कह रहा है? आर्टिकल 21 कह रहा है। ठीक है, इससे रिलेटेड आर्टिकल कौन है? 21। और इसमें क्या है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवित रहने का अधिकार है। ठीक है, ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात हो गई, इस अधिकार को विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया से ही छीना जा सकता है। ये सिंपल सी बात आर्टिकल 21 में लिखा हुआ है। इसको पढ़ने के बाद आपको ये लगना चाहिए कि भाई हमको सांस लेने का अधिकार है, और अगर हमको फांसी पर लटकाया जाएगा तो हम कोई गलत काम किए होंगे तभी लटकाया जा सकता है। ठेठ भाषा में तो यही बोलेंगे आप। लेकिन इसके साथ दो शब्द और दो केस आपको पढ़ना है। दो टर्मिनोलॉजी और टू केसेस इसके साथ लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। अगर सिर्फ इतनी ही बात पढ़ करके हम आगे बढ़ जाएं तो फिर आप आर्टिकल 21 को नहीं समझ पाए। और यहां पर अंतर इस बात का है कि इतना कर दिया तो इसका मतलब जल्दी आपको पढ़ा दिए, और अगर आगे बढ़े इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो आपके साथ न्याय किया। तो पढ़ाई के साथ साथ न्याय भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। पढ़ाई ऐसा हो जो न्यायपूर्ण हो, जस्टिस के साथ हो, ताकि इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपसे के समक्ष आए तो आप उसका जवाब दे सके। ठीक है। तो जैसा कि हमने कहा अभी आपको कि इस आर्टिकल के साथ जो है वो टू केसेस है। दो सुप्रीम कोर्ट में केस हुआ है। ठीक है। एक को कहते हैं गोपालन का मामला, गोपालन केस। ये हुआ था आपको आजादी के फौरन बाद 1951 में। दूसरा जो केस हुआ था उसको बोलते हैं, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज है लेकिन ठीक ही होगा, इंदिरा साहनी का मामला है? हाँ, चलिए आपके इस पे हम मान लेते हैं। ठीक है। मेनका गांधी का मामला ये हुआ था 1978। बड़े सिंपल वे में समझाना चाहते हैं आपको कि आखिर ये दोनों केस में हुआ क्या था। ये दोनों केस में आर्टिकल 21 का एक्सप्लेनेशन कोट कर रहा है कि आखिर प्राण का अर्थ क्या है। बात समझ में आ रही है? तो गोपालन के मामले में जो कोर्ट ने बातें कही वो क्या कही पता है? प्राण का अर्थ जो है जीवन है। ठीक है। यानी जिसको बोल रहे थे ब्रेथ, सांस लेना। तो अगर आप सांस ले रहे हैं इसका मतलब कि आपको आर्टिकल 21 मिल रहा है। सिंपल सी बात। और दूसरा बात इसमें यह कहा जा रहा है कि इसके इस राइट्स को जो आपको मिला हुआ है 21 के तहत, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, उसे कार्यपालिकीय आदेश से छीना जा सकता है। यानी इसके लिए आपका अगर प्राण हमें छीनना होगा तो इसके लिए हमें कोई संविधान में संशोधन करने की जरूरत नहीं है।
कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए कि ये जो जजमेंट आया, ये 1978 में इतने वर्षों के बाद मेनका गांधी में इस जजमेंट को पूरा का पूरा उलट दिया गया, पलट दिया गया। और क्या कहा गया कि प्राण का अर्थ, यहां क्या कहा जा रहा है वो देखिए कि जो प्राण का अर्थ है वो जीवन के साथ, जीवन तो है ही है, लेकिन उसके साथ प्रतिष्ठा भी है, डिग्निटी भी है। यानी आप सिर्फ सांस ले रहे हैं, यही आपके जीवित रहने का प्रमाण नहीं है, बल्कि आप प्रतिष्ठा के साथ सांस ले रहे हैं, तभी कॉन्स्टिट्यूशन मानेगा कि आप जीवित हैं। क्लियर? और दूसरा ये कि इसे कार्यपालिका नहीं बल्कि व्यवस्थापिका के आदेश से इसमें कुछ परिवर्तन किया जाता है। यानी कार्यपालिका को इसमें कोई अधिकार नहीं है किसी के प्राण के संबंध में कोई निर्णय लेने का। और ऐसी परिस्थिति में जो ये मेनका गांधी का मामला आया, तो उसमें आर्टिकल 21 के तहत कुल 35 अधिकारों को, कितना? कुल 35 अधिकारों को प्राण के साथ, लाइफ के साथ जोड़ा गया। एक दो नहीं साहब, 25। तो जो बुक्स आपके पास होगा 35, सॉरी, तो जो बुक गिन रहे हैं इसमें है उतना ही है। तो जो बुक आपके पास होगा उसमें सभी के सभी होंगे। ये जैसे जीने का अधिकार है लेकिन डिग्निटी के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, इस अधिकार में आपको सूचना का भी अधिकार है। इस अधिकार में आपको प्राथमिक शिक्षा का भी अधिकार शामिल है। और इसीलिए प्राथमिक शिक्षा 21A में जोड़ा गया और किसी दूसरे आर्टिकल में नहीं। और साथ ही साथ इस बात के लिए 1993 में ही, 1993 में ही सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि शिक्षा का अधिकार जो है वो फंडामेंटल राइट्स है और ये जीवन के साथ जुड़ा हुआ है। और जितना जल्दी हो मूलभूत शिक्षा का मौलिक अधिकार को आप मौलिक अधिकार में शामिल कीजिए। तो इसलिए 93 के बाद 2002 में सरकार ने संविधान में 86वां संशोधन करके फंडामेंटल राइट में शिक्षा के अधिकार को शामिल किया। इसके अलावा सूचना का अधिकार भी आपके प्राण के साथ जुड़ा हुआ है। इसीलिए 205 में जो है वो राइट टू इंफॉर्मेशन का बिल पार्लियामेंट में पास हुआ और अभी सरकार से कोई भी सूचना चाहे तो आप प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से अकेले रहने का अधिकार आपका प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का है। कोई आपको यह नहीं कह सकता है कि हम प्रश्न कर रहे हैं तो आप उत्तर दीजिए। चुप रहने का अधिकार भी फंडामेंटल राइट्स है। और वो किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल 21 के अंतर्गत आता है। फांसी की सजा में देर हो रही है तो वो भी 21 का उल्लंघन है, क्योंकि फिर आपको पल पल मानसिक रूप से मार रहा है कोई। इसलिए आपने अपराध किया है, फांसी होनी चाहिए, तो जो निर्धारित समय है उसमें दे दिया जाए। स्वास्थ्य सुविधा प्राप्त करना आपका 21 के तहत मौलिक अधिकार है। स्वच्छ पर्यावरण में रहना आपका फंडामेंटल राइट्स है। प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण रहित रहना आपका फंडामेंटल राइट्स है। पुलिस के द्वारा
जो बेड़ी और हथकड़ी पहनाई जाती है वो नहीं पहनना आपका फंडामेंटल राइट्स है। आप इनकार कर सकते हैं, आप व्यवस्था कीजिए कि कैसे ले जाइएगा, हम बेड़ी हथकड़ी में नहीं जाएंगे। तो इस तरीके से साहब ये सब आपका फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत आता है। अब देखिए दो केसेस मैंने आपको बताया, गोपालन और मेनका गांधी का मामला, जिसमें गोपालन ने क्या कहा कि सिर्फ आपका जीवन ही आपका राइट्स है, और मेनका गांधी केस में कहा गया कि नहीं, जीवन के साथ प्रतिष्ठा भी के साथ जीना आपका अधिकार है। और ये प्रतिष्ठा के अंतर्गत कुल 35 राइट्स है। पहले आप जानते थे? कितनी बड़ी बात है। आपकी डिग्निटी में क्या क्या चीज शामिल है आप ये नहीं जानते थे। अगर कोई कर्मचारी या सरकारी अधिकारी सूचना देने से इनकार करता है तो आपके डिग्निटी के खिलाफ काम कर रहा है। सर राइट टू बेरोजगारी भत्ता भी ना, वो नहीं है इसमें। एकदम जबरदस्ती खींच तान करके एकदम ऊपर पहुंचा दीजिए, ऐसा भी कुछ नहीं है। पुस्तक में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो अब देखिए वहां वाली बातें सब आपको याद है। तो अब हम चले आते हैं बोर्ड पर, चूंकि ये बोर्ड हमारा साथ दे नहीं रहा है, फिर देखिए वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। किस पे? इस पे ना, तब हम आजमाए हुए हैं, चालू करेंगे ना फिर बंद हो जाएगा। लाइट आने दीजिए, चालू कर देंगे। हमको क्या, मेरा हाथ मुंह दोनों चल रहा है, थक रहे हम हर एतबार से। आपका समय बचे इसलिए हमने ऐसा किया। तो देखिए दूसरा जो चीज है वो जरा बढ़िया से समझिए, जितना नेट पर सर्च कर लीजिएगा आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा जैसा हम एक्सप्लेनेशन देने जा रहे हैं। वो क्या है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसका इंग्लिश अगर बोला जाए तो प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। एक टर्मिनोलॉजी ये हो गया। दूसरा है विधिवत प्रक्रिया। इसका क्या इंग्लिश होगा? ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये टर्मिनोलॉजी है। किसकी थोड़ा सा गर्मी बर्दाश्त कर लीजिए, सब कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि क्लास चल रहा है और एक सीक्वेंस में चल रहा है, तो विपरीत परिस्थितियां आती हैं, उसको सहने का आदत भी डाली ताकि पढ़ाई आपका विदाउट इंटरप्शंस जो है चालू रहे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज। जो गोपालन का, हम इतने बदसूरत हैं क्या? नहीं ना। तो गोपालन का हम चाहते हैं कि हम पढ़ाएं तो सभी लोग हमको देखें। बाद में भले आप खिलाफ में बोलते रहे या बाहर में ना पहचाने, उससे हमको कोई तकलीफ नहीं होगी। लेकिन क्लास में कम से कम थोड़ा बहुत इज्जत दे दिया कीजिए। इससे आप ही का फायदा है, हमारा फायदा नहीं है। तो जो गोपालन का मामला है वो इससे जुड़ा हुआ है। कोर्ट ये मान रही थी। और जो मेनका गांधी का मामला है उसमें कोर्ट ने ये माना और इसलिए ऐसा कहा। अब जो विधि शास्त्र है, जूरिस्प्रूडेंस है, उसका उससे रिलेटेड ये टर्मिनोलॉजी है। विधि शास्त्र के अंतर्गत अगर प्रोसेस इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ कहते हैं, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कानून ऊंचा है। कानून क्या है?
ऊंचा है, और ऊंचा ही नहीं, ये सर्वाधिकार है, ये कुछ भी कर सकता है। ऑल राइट रिजर्व इसके पास है, यानी कानून के माध्यम से किसी के अधिकार को छीना जा सकता है। एस्टैब्लिश्ड प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के मतलब यह हुआ कि कोई भी कानून बना दिया तो उस कानून के तहत आप कुछ भी खत्म कर सकते हैं, वो लीगल हो गया। लेकिन ये विधिवत प्रक्रिया का अर्थ यह हुआ कि कानून न्याय संगत हो। यानी लॉ जो है वो अकॉर्डिंग टू जस्टिस हो। अब देखिए कि इसका जो अर्थ होता है एक, वो ये कि ये चीज जो है वो मानव से ऊपर रखता है कानून को। और इस न्याय संगतता की जो बात हम कहते हैं, तो ये कानून से मानव ऊपर रहता है, यानी मनुष्य ऊपर है। कहने का अर्थ यह है कि अगर प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के तहत कोई कानून बनाते हैं तो यह चीज ध्यान में रखा जाता है कि कानून में किसी प्रकार का कोई कमी नहीं हो। मनुष्यों के अधिकार में कमी हो जाए लेकिन कानून का इकबाल कभी फीका नहीं पड़े। और अगर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ पर कानून बनता है तो इसमें रहता है कि सबसे सर्वोच्च मनुष्य है, हमको मनुष्य को बचाना है, कानून को नहीं बचाना है। कानून उसी प्रकार का हम बनाएंगे जैसा मनुष्य के विकास के लिए जरूरी हो। अगर मनुष्य के विकास के लिए वो कानून उपयुक्त नहीं है तो ऐसे कानून को हम बदल देंगे। संक्षेप में प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कानून को महत्व देता है और विधिवत प्रक्रिया यानी ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कानून के स्थान पर व्यक्ति को महत्व देता है। इसका विकास ब्रिटेन में हुआ था। किसका? इसका जो विकास कानून के इस टर्मिनोलॉजी का विकास कहां हुआ था? ब्रिटेन में हुआ था। और कानून के इस टर्मिनोलॉजी का विकास कहां हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका। अब दोनों का हम लास्ट में इसलिए बता रहे हैं कि जरा समझिए कि ब्रिटेन की पृष्ठभूमि क्या था कि ब्रिटेन दूसरे के अधिकारों का हमेशा हनन करता रहा है, एक उपनिवेशवादी विचारधारा का देश रहा है। तो उसके लिए थोड़ा सा बोलने का मर्द, तुमने भी मेरे गम का मफहूम न समझा, हंसता हुआ चेहरा तो जमाने के लिए था। तो बहुत ध्यान से समझिए इसको, बहुत टफ टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं, क्वेश्चन पूछिएगा देंगे जवाब। तो ब्रिटेन क्या था? एक एक्सप्लॉइटरी कंट्री था, एक साम्राज्यवादी कॉलोनियल इंपीरियलिस्टिक कंट्री था। और उसके लिए जरूरी था कि अपने गुलाम देशों में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए कानून का डर दिखाया जाए। इसीलिए उसने प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ का नियम लागू किया जिसमें कानून मनुष्यों से सर्वोच्च रहा करता था। कितनी खूबसूरत बात। और अमेरिका क्या था? तो अमेरिका का स्थापना ही उपनिवेशवाद के खिलाफ हुआ था। और उसने किस उपनिवेश की मुखालफत की? तो वही ब्रिटेन के उपनिवेशवाद कॉलोनियलिज्म का मुखालफत किया। तो इसीलिए उसको शुरू से इस बात का एहसास था कि कानून के माध्यम से ही लोगों का अधिकार छीना जाता है।
इसीलिए लोग सर्वोच्च हैं, कानून सर्वोच्च नहीं है। इसीलिए अमेरिका में जो है वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अपनाया गया। इतना आप समझ गए। अब फिर अपने आर्टिकल 21 पे हम आते हैं कि हमारे न्यायपालिका ने किस ढंग से, क्या कर रही हैं आप? अरे हो तो गया, सबके चेहरे दिख रहे हैं, ठीक है। फिर सब उल्टा सीधा हो गया। बात कितना मुश्किल से लेकर के यहां तक आए थे। तो हम बता रहे थे आपको, बहुत सेंसिटिव चीज है। प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, विधिवत प्रक्रिया। प्रोसेस एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ ग्रेट ब्रिटेन की देन है और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ संयुक्त राज्य अमेरिका की देन है। दोनों की पृष्ठभूमि हमने बताया आपको कि एक एक्सप्लॉयटरी था और एक एक्सप्लॉयटी था। जो एक्सप्लॉयटरी था उसके लिए कानून सर्वोच्च रखना बहुत जरूरी था, जो एक्सप्लॉयटी था उसको कानून के स्थान पर मनुष्य को ऊंचा रखना बहुत जरूरी था। नहीं कोई समझा पाएगा गया मैं आपको ऐसे। कितनी किताब, कितना इंसाइक्लोपीडिया गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, ऐसा कहीं समझाया हुआ नहीं है जो आपको हम समझा दे रहे हैं। अब ऐसे में साहब संविधान वेत्ता का क्या सोचना था ये हम नहीं जानते हैं, लेकिन संविधान निर्माताओं ने इतना तो सोचा कि जो अंग्रेज बिना सोचे समझे फांसी की सजा दे दिया करते थे, कम से कम आजाद देश में ऐसा नहीं होगा। उसको कानून सम्मत ही फांसी दी जाएगी, अन्यथा नहीं। तो यही इसी चीज का सिर्फ प्रोविजंस रखा था। चाहते अगर इस बात का ध्यान रहता तो ड्यू प्रोसेस लॉ के तहत 21 में 1, 2, 3, 4 खंड करके बातों को जोड़ देते, जैसे अनुच्छेद में जोड़ा। लेकिन उनका था कि ये न्यायालय पे छोड़ दिया कि भविष्य में कैसी स्थिति रहेगी हम नहीं जानते हैं। हो सकता है कि हमारे देश की शासन व्यवस्था किसी के अधिकारों का हनन ही नहीं करे, लेकिन करे तो न्यायालय सामने आके उसकी सुरक्षा करे। तो इसीलिए जब गोपालन का मामला आया तो गोपालन ने ऐसा जजमेंट क्यों दिया, ये भी एक सवाल है। देखिए लेट हो रहा है क्लास तो होने दीजिए, लेकिन इस बात को समझ के जाइए। देखिए वही सुप्रीम कोर्ट है, वही भारत है जो 51 में कह रहा है कि जीने का अधिकार आपको है तो सिर्फ जीने भर, प्रतिष्ठा के साथ, डिग्निटी के साथ जीने का नहीं। वही सुप्रीम कोर्ट 1978 में क्या कह रहा है कि नहीं, प्रतिष्ठा के साथ जीने का आपको अधिकार है। देश वही, कानून वही, व्याख्या दो क्यों? तो बात जरूर कुछ होगी। तो सिंप्लिसिटी के साथ मैं समझाना चाहता हूं कि जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त हमारे देश में एक सशक्त प्रधानमंत्री थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और वो जिद पर अड़े हुए थे कि हम पंडित हों तो हों, लेकिन हम काम करेंगे एससी के लिए, हम काम करेंगे एसटी के लिए, हम काम करेंगे ओबीसी के लिए। और उनके लिए सबसे बड़ा हर्डल जो था पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए वो था आर्टिकल 19A का F और 31, यानी राइट टू प्रॉपर्टी। तो राइट टू प्रॉपर्टी तो संविधान वेत्ताओं ने दे दिया था, आप छीनते कैसे? और जब तक छीनते नहीं तब तक गरीबों का उत्थान होता कैसे? तो अपनी विद्वता का परिचय देते हुए उन्होंने 31 में ही 31 का और ख जोड़ दिया, और उधर 14 में 4 और 15 में 5 जोड़ दिया। ये अमेंडमेंट जैसे ही हुआ वैसे ही गरीबों के लिए काम करना सरकार के लिए थोड़ा आसान हुआ। आप बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये सब क्लास पहले ले चुके हैं, इसलिए यहां सिर्फ दिखा दे रहे हैं आपको झांकी। अब कोर्ट में जो लोग बैठे हुए थे वो पंडित थे जरूर, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। बात समझ में आ रही है ना? पंडित थे जरूर लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मतलब क्या हुआ?
कि वो सामंतवादी मानसिकता के थे, वो गरीबों के पक्षधर नहीं थे। तो उनके लिए तो वही ना था कि वो कानून को ही सर्वोच्च मानते। इसलिए गोपालन मामला में जो जजमेंट दिया उसमें कह दिया कि कानून सर्वोच्च है, आदमी सर्वोच्च नहीं। नहीं तो वो अपने व्यवस्था को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते, बात समझिए। लेकिन इतने साल गुजर जाने के बाद, यानी 51 से 78 जब पहुंचे तो देश में बहुत परिवर्तन हो चुका था। और 77 में जो सरकार बनी थी जनता पार्टी की, वो पूरी तरीके से सामंतवादी मानसिकता के विरुद्ध थी। तो ऐसी परिस्थिति में जो न्यायालय भी होता है वो सरकार के मंतव्य को देखता है कि सरकार का क्या व्यू है, उसी हिसाब से फैसला देता है। ये हर देश में लागू होता है। तो न्यायालय ने क्या किया भाई कि वही न्यायालय जो गोपालन में जीवन के अधिकार को सिर्फ सांस लेने तक मान रही थी, 78 में जजमेंट दिया कि नहीं, जीवन का अधिकार सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि प्रतिष्ठा के साथ है। और प्रतिष्ठा जैसे ही उसने शामिल किया तो आर्टिकल 14 यानी एक राइट टू इक्वालिटी पूरी तरीके से जीवित हो गया, पूरी तरीके से स्थापित हो गया। तो ये है आपका आर्टिकल क्या 21। तो फिर आपसे क्षमा चाहते हैं हम कि कल भी आपका समय हमने बर्बाद किया, एक आर्टिकल में एक क्लास लिया। आज भी सोच कर आए थे कि कम से कम 30 तक पहुंचा देंगे, लेकिन बदकिस्मती कही हमारी कि हम सक्षम नहीं रहे। आज भी जो है 2 ही आर्टिकल हम यानी 19 और 20 पढ़ा सके। तो 22 है, 15 मिनट है, इसको खींच देते हैं, ठीक है। कम से कम एक चीज तो पूरा हो जाएगा। 11 बजे तक ना आपका क्लास है, 11:15 बज रहा है। हाँ तो एक हो जाएगा, फिर कल आएंगे तो कल नहीं, अब तो सोमवार को होगा। तो इसको देखिए, बहुत आप गप करती हैं, इतना गप मेरे क्लास में ठीक नहीं है। तो अनुच्छेद 21 देखा, 22 में क्या है? हाँ, गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। तो गिरफ्तारी तो आप समझ गए, निरोध का अर्थ क्या है? प्रोटेक्शन। किस चीज का प्रोटेक्शन? नहीं, फिर खत्म हो गया। तो चौथा जो हमारा राइट्स है वो गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। निरोध से, बट इसलिए ना बोल रहे थे कि मत पढ़िए इस पे। उसी में 15 मिनट खत्म हो जाएगा। तो जो चौथा अधिकार हम लोग के पास है वो था गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन।
यहाँ पर जो शब्द है गिरफ्तारी, तो ये तो आप समझते होंगे, गिरफ्तारी अरेस्ट का मतलब हो गया कि पुलिस के द्वारा किसी को पकड़ करके थाने या जेल में डाल देना, ठीक है। दूसरा जो निरोध है, जिसका इंग्लिश डिटेंशन है, इसका क्या अर्थ है? हाँ भाई, तो इसमें तो जेल ही में रखा जाता है, तो फिर गिरफ्तारी क्यों कहा गया? इसमें भी नियम इस्तेमाल होता है। हाँ, उसको डिटेंशन बोलते हैं। नहीं बोलिए, डरिए नहीं, बोलिए। वेरी गुड। और कुछ बात? देखिए, आम तौर पे चूंकि हम बहुत दिनों से पढ़ाते आए हैं, तो आप लोग चूंकि बहुत नहीं खुले हैं, इसीलिए कुछ नहीं बोल पाए, वरना जो पहले क्लास का जो हमारा अनुभव है, उसमें निरोध का एक्सप्लेनेशन सब अलग अलग ढंग से करता था। आपके दिमाग में भी होगा, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हैं, और जवाब उसी में छुपा हुआ है। नहीं, ए फॉर्म ऑफ प्रिवेंशन टू डू क्राइम, ये पनिशमेंट नहीं है। पनिशमेंट तब न होगा जब उसने कोई अपराध किया है। ये बिना अपराध के जेल में रखने को डिटेंशन बोलते हैं। उसने कोई अपराध नहीं किया है, उससे डर है कि अगर बाहर रहेगा तो अपराध कर देगा, इसीलिए उसको सुरक्षात्मक कैद कर लिया जाता है, यानी पुनेटिव डिटेंशन कर लिया जाता है कि अगर बाहर रहेगा तो अपराध करेगा ही। बात समझ में आ रही है? इसमें पहला जो चीज है गिरफ्तारी, वो तो लोकतांत्रिक विचारधाराओं के अनुरूप है, लेकिन जो दूसरा है निरोध यानी डिटेंशन, ये लोकतांत्रिक विचारधारा की चीज नहीं है, ये मोनार्कियल व्यू है। राजा महाराजाओं के दौर में राजा को किसी से डर लगा, गिरफ्तार करके रख लो इसको, अपराध नहीं किया वो। तो ये अभी भी अमेरिका का संविधान जब से बना है तब से उसमें डिटेंशन का प्रोविजन ही नहीं आज तक। क्यों? क्योंकि वो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ का मानने वाला है, उसमें आदमी सबसे महत्वपूर्ण है। तो अपराध नहीं किया है तो कैसे उसको डिटेन कर लेगा वो? हाँ बोलिए। हाँ, इसी से आ रहे हैं वहां पे। हाँ, उसी से आ रहे हैं, सुनिए ना, हम बहुत प्यार से पढ़ा रहे हैं आपको। तो आइए, तो ब्रिटेन में भी, सिर्फ ब्रिटेन जो एक इंपीरियलिस्टिक व्यू का कंट्री था, उसके यहाँ भी ये नहीं है डिटेंशन का प्रोविजन। हालांकि ब्रिटेन जब हमारे देश को कॉलोनी बनाए हुए था, तो उसने बंगाल अधिनियम, बंगाल एक्ट 1818 के तहत डिटेंशन का प्रोविजन भारत में लागू कर दिया था। उसके बाद इंडियन सिक्योरिटी एक्ट 1936 उसने पारित किया था, उसमें भी डिटेंशन का प्रोविजन था, लेकिन अपने देश में उसने डिटेंशन का प्रोविजन नहीं रखा था, क्योंकि एक लोकतांत्रिक विचारधारा के ही खिलाफ है ये। और संविधान सभा में सबसे ज्यादा विवादित कोई टॉपिक रहा तो आर्टिकल 22 का ये दूसरा खंड रहा, पहला खंड नहीं, जिसमें डिटेंशन का प्रोविजन था। जो लागू करना चाहते थे वो भी इसके खिलाफ थे, और जो विरोध थे वो तो विरोध कर ही रहे थे, लेकिन लागू करने वाले जो इसके खिलाफ थे उन्होंने क्यों लागू किया, एक बहुत बड़ा सवाल है। तो उनका तर्क जो था भारतीय कॉन्टेक्स्ट में वो ये कि भारत विविधता भरा देश है, डाइवर्सिटीज वाला कंट्री है, एक कल्चर नहीं है।
भविष्य में कोई भी विखंडन की शक्तियां, देश तोड़ने वाली शक्तियां उभर सकती हैं। अभी भी जिस समय देश आजाद हुआ है, भारत का एक बहुत बड़ा इलाका ऐसा है। हाँ डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम। हाँ गए मैं। हाँ 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 हाँ। हाँ तो चलते हैं डिपार्टमेंट में, हो जाएगा वो। कहाँ हो? ओ अच्छा ठीक है, तो हम अभी तो कोचिंग में है, घर जाके जुगनू से मिल लेते हैं। ठीक, ओके। तो इस तरीके से तर्क दिया गया कि भाई अगर हम ऐसे तत्वों को फ्रीली छोड़ देते हैं देश के अंदर, तब तो देश के तोड़ने वाली शक्तियां जो है वो ज्यादा मजबूत हो जाएंगी, और अगर उनको हम डिटेन कर लेते हैं तो देश को तोड़ने वाली शक्तियां कमजोर हो जाएंगी। और चूंकि हम तो लोकतांत्रिक देश हैं, हम तो लोगों को अधिकार देने वाले हैं, इसीलिए जो उस तरह के लोग हैं सिर्फ उन्हीं पर हम लागू करेंगे, बाकी लोगों की स्वतंत्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो बहस हुई वो निकाल कर देख सकते हैं इस बात पे। तो लोगों ने गारंटी मांगी इस बात की कि भाई ठीक है, आप डिटेंशन कर रहे हैं तो गारंटी दीजिए कि उनका फंडामेंटल राइट्स डिसओबे नहीं होगा। तब उसके लिए बाजाब्ते तौर पे प्रोविजंस किए गए। तो हम जो दोनों का जो ये गिरफ्तारी है, अरेस्ट के लिए प्रोविजंस अलग है और डिटेंशंस के लिए प्रोविजंस अलग किया गया। और वो क्या किया गया कि अगर किसी को गिरफ्तार किया जाता है तो उसको गिरफ्तारी का कारण बताया जाएगा। यानी जो गिरफ्तार करेगा वो जिस व्यक्ति को गिरफ्तार किया उसको बताना होगा कि आपको किस जुर्म में हमने गिरफ्तार किया है, पहली बात। दूसरी, उसे विधिक सहायता प्रदान किया जाएगा, यानी लीगल एड। जो पुलिस गिरफ्तार करेगी तो वो उसको लीगल एड लेने से नहीं रोक सकती है, अर्थात कोई वकील जाएगा उससे मिलने के लिए तो पुलिस मना नहीं कर सकती है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है। हाँ, और तीसरा कि 24 घंटा तक ही थाना में उसको रख सकता है, यानी गिरफ्तार करने के 24 घंटा के अंदर उसको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। और इसमें 24 घंटे में यात्रा में लगा समय शामिल नहीं होगा। जैसे मान लिया जाए पुलिस ने किसी को गुजरात से अरेस्ट किया, गुजरात से लाने में ही 12 घंटे या 20 घंटे लग गए और तब वो थाने में लाया, वो तो थाने में जिस घंटे पर लाया वहां से 24 घंटा काउंट होगा, यात्रा का समय उसमें नहीं लिया जाएगा। तो इस तरीके से ये गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति का अधिकार। यही वजह देखिएगा कि एक कोर्ट जो होता है वो 24 आवर्स खुला रहता है, मुंसिफ का कोर्ट। रात में भी जाइएगा डिस्ट्रिक्ट एंड सिविल कोर्ट में तो आपको एक कमरा में बत्ती जलता हुआ मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो घर में वो जगा हुआ रहेगा। जो जुडिशियल क्वार्टर है उसमें जहां सीजीएम रहता है तो उसमें देखिए पुलिस कभी कभी रात में पहुंच गई, तो ऐसा किस लिए कि 24 घंटे का अवधि पूरा हो जाता है, तो ये धारा जो है टूट जाता है। इस कारण से
एक जज जो है 24 आवर्स वर्क में रहता है, वो छुट्टी कोई त्यौहार की छुट्टी होती है तो भी नहीं वो उसको छुट्टी मिलता है। क्लियर? अब ये तो हो गया गिरफ्तार वाले को। डिटेंशन को कोई राइट नहीं मिलना चाहिए। डिटेंशन का मतलब ही होता है कि उसको सभी चीज से अलग कर देना। जैसे अभी डिटेंशन कैंप बहुत जगह खुला, भारत सरकार ने खुला, तो वहां जिसको डाल दिया तो इसका मतलब यह है उससे कोई मिलने नहीं जाएगा, उसका कोई केस मुकदमा नहीं चलेगा, उसका कोई फंडामेंटल राइट्स नहीं। सरकार उसको थोड़ा बहुत खाने के लिए दे रही है तो दे रही, वो भी नहीं दे सकती है। तो डिटेंशन बहुत खराब चीज होता है, जेल से बहुत बुरी चीज होती है। लेकिन इतना जो बहस हुआ तो इसको भी कुछ राइट्स मिला, जिसको डिटेन किया जाएगा कि ये डिटेंशन 3 माह तक ही हो सकता है, इससे अधिक नहीं। ठीक है? हाँ, उसके बाद इसको विधिक सहायता लेने का अधिकार होगा, यानी ये कोर्ट में मुकदमा कर सकता है लॉयर रख करके। और तीसरा, इसको भी कारण बताना होगा कि आपको क्यों जो है डिटेन किया गया है। ठीक है? तो ये जो प्रोविजंस दिया गया, ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में लोग जो गिरफ्तार होते हैं उनको नियमतः नहीं मिलना चाहिए। लेकिन इतना जो संविधान सभा में संविधान सभा में बहस हुआ तो फंडामेंटल राइट्स के तहत इनको ये 3 तरह का अधिकार हमारे संविधान में अनुच्छेद 22 के खंड 2 के तहत आर्टिकल 22 के क्लाउज 2 के तहत इनको ये दिया गया है। तो इसके तहत बहुत सारे कानून बने, जैसे टाडा बना, टेररिस्ट एक्टिविटी एंड डिस्ट्रक्टिव एक्ट, ये 1985 में बना और 1995 में खत्म हो गया। जैसे पोटा बना, ये भी 2 या 3 साल रहा। अभी जो है यूएपीए प्रेजेंट में चल रहा है, अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, और ये एक्चुअली में 67 में ही बना था, लेकिन उस समय से चर्चा में नहीं था क्योंकि इसमें प्रोविजन बहुत कड़े नहीं थे यूएपीए में। लेकिन उसके बाद लगातार इसमें संशोधन करके वर्तमान समय में जो 19 में संशोधन हुआ है वो काफी कड़ा है, और यूएपीए के तहत कोई भी गिरफ्तार हो गया तो समझ जाइए कि वो फिर जेल से बाहर आना उसके लिए असंभव तो नहीं, लेकिन काफी मुश्किल भरा कदम होता है। तो ये था साहब आपका आर्टिकल 22। तो आज 2 क्लास में सिर्फ खत्म हुआ हमारा क्या, तो राइट टू फ्रीडम। अगले क्लास में मिलेंगे तो फिर दूसरे विषयों के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। धन्यवाद।